नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेट ऑन फंड के बारे में। नेट ऑन फंड के बारे में। नेट ऑन फंड। देखिए, जब भी आप कोई NBFC कंपनीज होती है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको ओपन करने से पहले आपको क्या चाहिएगा? मिनिमम फंड की रिक्वायरमेंट चाहिए। जो मिनिमम फंड होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेट ऑन फंड। नेट ऑन फंड के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे हम NOF के नाम से भी बोलते हैं, NOF बोल देते हैं। तो जो कि नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट है, RBI के थ्रू के द्वारा ही बेसिकली क्या की जाती है, उसको डिसाइड किया जाता है कि कितना अमाउंट आपको चाहिएगा। वरना क्या होता है कि NBFC कंपनी के अंदर रिस्क भी कवर किया जाता है, रिस्क भी होता है उस कंपनी को चलाने के लिए। तो उस सिचुएशन में आपको एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब अगर हम बात करें तो सेक्शन के अंदर, अगर हम बात करें RBI एक्ट की, तो RBI एक्ट के अंदर सेक्शन 45 IA के अंदर 45 IA के अंदर हमारा एक्ट 1934 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि नेट ऑन फंड का मतलब क्या है। जो इसकी डेफिनेशन है वही इसका मीनिंग है कि नेट ऑन फंड का मतलब क्या है। तो हमें सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर काम करना है। साथ में इसका एक हम क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली हम उसको समझेंगे कि क्या हमने पढ़ा है और किस तरीके से उसको एप्लीकेबिलिटी रहने वाली है। कई बार एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें नेट ऑन फंड के बारे में, तो नेट ऑन फंड के अंदर क्या रहेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं। नंबर एक तो ए को हम बात करें, ए को डिस्कस करेंगे। फिर कहते हैं साथ में अपने को क्या देखना है, साथ ही साथ हमको पॉइंट नंबर बी जो होगा वो उसके बारे में भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ए के बारे में अगर हम पढ़े तो ए को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इसने बोला कि एग्रीगेट ऑफ, आपको टोटल करना है। एग्रीगेट किस चीज का? नंबर एक, पेड अप इक्विटी कैपिटल जो होगी आपकी वो लेना है। पेड अप इक्विटी कैपिटल जो होने वाली है उसको आपको लेना उठाना है। साथ ही आपको फ्री रिजर्व लेना है। फ्री रिजर्व लेनी है। फ्री रिजर्व का मतलब ऐसे रिजर्व जो आपके पड़े हैं, फ्रीली पड़े हैं, जो कि आपको आउट ऑफ कहते हैं कि आपने कहाँ से कैलकुलेट नहीं किया उसको, ना ही आपके जो रिवैल्यूएशन का जो रिजर्व होता है वहां से नहीं उठाया, ना ही आपने कोई ऐसा रिजर्व पड़ा है जो कि आपको इन फ्यूचर किसी और चीज के लिए सर्टेन अमाउंट के लिए यूज करना है। फ्री रिजर्व का मतलब है कि आपका जो रिजर्व पड़ा है वो किसी कोई उसके जो बनाने का जो मोटिव है कोई अभी सर्टेन नहीं है, वो फ्रीली आपके पास अवेलेबल पड़ा है। तो आपको लेना है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में लेना है अपने को, और ये क्या रहना? फ्री रिजर्व लेना है। और साथ ही याद रखना, यहाँ पर आपको यूज करना है एंड, यानी आपको पेड अप शेयर कैपिटल भी लेना है और साथ में क्या लेना है? फ्री रिजर्व भी आपको लेना है। जब भी आप क्या करेंगे, जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, मान लीजिए इसकी अमाउंट कुछ सर्टेन अमाउंट है और इसकी भी क्या है? सर्टेन अमाउंट है। अब मान लीजिए टोटल किया हमने, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व को टोटल करने के बाद आ गया टोटल आपका। टोटल करने के बाद आप उसमें से क्या करेंगे? लेस करने वाले। लेस क्या करेंगे? आइए, इसने बोला कि आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम, उसमें से क्या डिडक्ट करना है? उसमें से आपको डिडक्ट करना है नंबर एक, सबसे पहले आपको करना है एक्यूमुलेटिव बैलेंस ऑफ लॉसेस। मान लीजिए आपकी कंपनी बैलेंस शीट के अंदर कुछ डेबिट बैलेंस पड़े हैं, कुछ बैलेंस शीट के अंदर अगर डेबिट बैलेंस पड़े हैं तो उनको आप रिड्यूस कर देना। या मान लीजिए डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए पड़े आपके, तो उस चीज को क्या करना पड़ेगा अपने को? उसको भी क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस कर देना पड़ेगा। साथ ही अगर इंटेंजिबल एसेट हमारे पास है तो उसको हमको रिड्यूस कर देना है। तो ए पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? नंबर एक, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीगेट, हमको क्या करना है? सबसे पहले पेड अप इक्विटी कैपिटल को लेना है, साथ एंड प्लस में जोड़, उसमें ऐड करेंगे हम फ्री रिजर्व को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमको उसमें से लेस कर देना है एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो होंगे लॉस के, उसको हमको लेस कर देना है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो लेस कर देंगे। और साथ ही अदर इंटेंजिबल एसेट जो होंगी उनको हमको लेस कर देना है। यहाँ पर जो आएगा हमारे पास ए का जो होगा ये टोटल आ जाएगा, ए का जो होगा टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे बी की तरफ। बी ने क्या बोला? जो बी पॉइंट है उसने बोला कि आपको ये भी रिड्यूस करने हैं। क्या क्या रिड्यूस करना है? नंबर एक, उसने बोला कि फर्दर रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग। क्या क्या अमाउंट आप रिड्यूस करेंगे? मान लीजिए कंपनी है, उसने क्या क्या कर रखा है? मान लीजिए वो नेट ऑन फंड का कैलकुलेशन करने जा रही है। अब उसके अंदर वो क्या करेगा? जब उसने ए पॉइंट निकाल लिया, मान लीजिए ए का टोटल आ गया
ये टोटल आ गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे ये टोटल आ गया, उसमें से हमको क्या करना है, अब लेस करना है। जो कंपनी होगी, ये कंपनी क्या करेगी, लेस करेगी उसमें से क्या क्या, नंबर एक, इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंपनी, मतलब सच कंपनी का मतलब, सच कंपनी का यहाँ पर मीनिंग आया है जो कंपनी क्या देखना चाहती है, नेट ओन फंड देखना चाहती है, उस कंपनी के बारे में बोला गया है कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, अगर मान लीजिए उसने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रही है सब्सिडरी के अंदर, कोई सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से उसको रिड्यूस कर देंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर मान लीजिए उस कंपनी इन द सेम ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मान लीजिए अगर किसी अपनी होल्डिंग कंपनी के अंदर या कोई सब्सिडरी कंपनी के अंदर या कोई एसोसिएट कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो कंपनी क्या करेगी, उसको रिड्यूस कर देगी। साथ ही साथ क्या होगा, अगर मान लीजिए उस कंपनी ने एनबीएफसी के अंदर कोई पैसा लगा रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि ए पॉइंट जब आप निकाल लेंगे, ए के अंदर जब हमने बात किया तो ए के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, ए के अंदर हमने पढ़ा कि पेड अप शेयर कैपिटल आपको लेना है, साथ में आपको ऐड करते हैं फ्री रिजर्व को ऐड करना है, और तीन चीजों को उसमें से लेस करके, यानी एक्यूमुलेटेड जो लॉस होंगे उसको लेस कर दिया जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू होंगे उसको लेस कर दिया जाएगा, और अदर इंटेंजिबल एसेट जो होंगी उनको लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद बी में क्या होगा कि अगर मान लीजिए उस कंपनी ने, कौन सी कंपनी, जो कंपनी क्या कर रही है, नेट ओन फंड की कैलकुलेशन कर रही है, वो क्या करेगी, मान लीजिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे सब्सिडरी में कर रखी हो, सेम ग्रुप में कर रखी हो या एनबीएफसी में कर रखी होगी, वो आपको लेस कर देना है। नेक्स्ट वन क्या बोलता है, उसके बाद इसने बोला कि जब आपको और क्या क्या लेस करना है, नंबर 2 आपको बुक वैल्यू लेस करनी है। याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर क्या है, बुक वैल्यू वर्ड यूज किया गया है। कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू दे देगा, या बुक वैल्यू भी दे देगा, मार्केट वैल्यू भी दे देगा। तो उस समय क्या होगा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पर बुक वैल्यू को हमको लेना है या मार्केट वैल्यू को। तो याद रखना, जो डेफिनेशन दी गई है वहां पर बुक वैल्यू का वर्ड यूज किया गया है। तो एग्जाम के टाइम में अब जब भी देखेंगे इसको, तो बुक वैल्यू को ही कंसिडर करना है। बुक वैल्यू किस चीज का, डिवेंचर का। बुक वैल्यू किसका, बॉन्ड का। बुक वैल्यू किसका, आउटस्टैंडिंग लोन्स का, जो मान लीजिए लोन वगैरह पड़े हैं, तो जो बुक वैल्यू आउटस्टैंडिंग लोन, क्योंकि साथ साथ एडवांसेस जो होंगे उसकी भी बुक वैल्यू आ जाएगी। देखिए बुक वैल्यू का मतलब क्या है, बुक वैल्यू का मतलब है जो आपका हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखा रखा है वो बुक वैल्यू होती है। और मार्केट वैल्यू कहते क्या होता है कि जो वास्तव में इन रियलिटी जो वैल्यू है उस चीज की, मान लीजिए डिवेंचर आज बुक में 100 रुपीज का है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या, मार्केट वैल्यू मान लीजिए 110 है, तो हमको 100 रुपीज उठाना है, ना कि 1110, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि हमको बुक वैल्यू को ही कंसिडर करना है, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लोन हो या एडवांस हो, इन सभी चीजों को की बुक वैल्यू क्या करनी है, हमको रिड्यूस करनी है। अब इसने क्या बोला, ठीक है, इन्होंने बोला कि बुक वैल्यू क्या करना क्या है, इसने बोला कि मेड, अगर मान लीजिए उस कंपनी ने क्या कर रखी है, मेड एंड डिपॉजिट विद, अगर मान लीजिए जो कंपनी एनबीएफसी की नेट ऑन फंड की कैलकुलेशन कर रही है, उसको क्या करना है, जो भी आप उनको बुक वैल्यू जो होगी डिवेंचर, बॉन्ड, आउटस्टैंडिंग लोन और एडवांसेस की उठानी है, और उनको क्या करना है, अगर मान लीजिए वो कहाँ पर कर रखी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सब्सिडरीज ऑफ द सच कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको भी रिड्यूस कर देना है। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए ये जो आइटम्स है, यानी कि डिवेंचर के बारे में, बॉन्ड के बारे में, आउटस्टैंडिंग लोन और एडवांस के बारे में जो डिपॉजिट कर रखे आपने कंपनी इन द सेम ग्रुप के अंदर, तो आप कर सकते हो कितना, मैक्सिमम कर सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ सम एक्सीड 10% ऑफ द ए का मतलब रहेगा जो पॉइंट हमने ए ऊपर डिस्कस किया था उसके बारे में हमने उसका 10% जो होगा उतने हद तक हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ही हमको क्या होगा, डिडक्शन अलाउ होने वाला है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, थोड़ी सी इसके अंदर टेक्निकल चीजें यूज की गई है थोड़ा समझने के लिए। नंबर 1 आपको क्लियर हो गया कि आपको पेड अप कैपिटल लेना है, साथ ही साथ फ्री रिजर्व लेना है, तीन चीजें उसमें से लेस कर देनी है, आपको पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए के बाद आपको क्या करना है, जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सब्सिडरी के अंदर या सेम कंपनी के अंदर या फिर एनबीएफसी कंपनीज के अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर, वो लेस कर देना है। और साथ ही साथ कहते हैं कि बुक वैल्यू, अगर मान लीजिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी कंपनी ने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सब्सिडरी कंपनी के अंदर या ऐसी ग्रुप कंपनी के अंदर जो कि मैक्सिमम कितना 10% हम कर सकते हैं, क्या किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे डिवेंचर के अंदर, बॉन्ड के अंदर, आउटस्टैंडिंग लोन और एडवांसेस के अंदर कर रखा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक डेफिनेशन रहेगी कि किस किस तरीके से हमको
कैलकुलेशन करनी है। आइए अब एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू अगर हम करने जाए तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जाए। आइए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है, क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, सबसे पहले इसने बोला कि ऊपर सबसे पहले दिया हमको पर्टिकुलर और ये दे रखा है अमाउंट इन करोड़ के अंदर। सबसे पहले इसने बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास पड़ी है कितना, 400 करोड़ रुपीस की। नेक्स्ट वन हमको बोला कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ा है हमारे पास, फ्री रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटिव लॉस हो गया, वैल्यू ऑफ कॉपीराइट एंड द इंटेंजिबल एसेट जो होंगे हमारे पास वो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो हमने किया है वो हो गया, इन्वेस्टमेंट इन अदर ग्रुप कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी शेयर के अंदर कर रखा है हमने, साथ ही एक्विजिशन कर रखा है डिवेंचर इन द सब्सिडरी कंपनी के अंदर हमको कर रखा है 30 करोड़ रुपीस का। अब इसने बोला कैलकुलेट कीजिए नेट ओन फंड के बारे में, नेट ओन फंड की कैलकुलेशन अपने को करनी है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए पॉइंट निकालना है। ए में क्या था थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए पॉइंट। ए पॉइंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा रहने वाला है जो कितने रुपीस का है, इन करोड़ रुपीस, इन करोड़ में था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितना था, 400 करोड़। साथ साथ में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको दे रखा है 100 करोड़ रुपीस का। फिर दे रखा है फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व दे रखे अपने को जो कि 300 करोड़ रुपीस के दे रखे हैं। यहां पर हमारा होगा टोटल, ये हो गया 800 करोड़ रुपीस हमारे पास आ जाएंगे। इतना पैसा हमारे पास क्या आ गया, अभी ए आया नहीं है हमारे पास क्योंकि ए के अंदर ऊपर देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने बोला था ए के अंदर, साथ साथ में इसको रिलेट करते चलिए। ए के अंदर उसने बोला था एग्रीगेट करना अपने को पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। फिर हमको लेना फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व हमने ले दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि अब क्वेश्चन ये रहेगा कि जो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या एक दे रखा है अपने को कैपिटल रिजर्व, क्या कैपिटल रिजर्व लेना है। तो याद रखना कैपिटल रिजर्व कभी भी हमारा क्या नहीं होता, ये फ्री रिजर्व नहीं होता। कैपिटल रिजर्व जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीनरी बेची है या कोई भी कोई भी एसेट हमने सेल की है, बुक वैल्यू से अबव में मान लीजिए WD वैल्यू होगी हमारी, बुक वैल्यू जो होगी उससे अगर मान लीजिए ज्यादा में बिक जाता है, जो डिफरेंस होगा हमारा कैपिटल नेचर का होता है जो कि कभी कभार होता है, तो इसका मतलब हो गया फ्री रिजर्व हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो फ्री रिजर्व जो होगा सिर्फ हमको फ्री रिजर्व ही लेना है। फिर उसके बाद हमको तीन चीजें लेस करनी थी। तीन चीजों में क्या रहेगा, सबसे पहले क्या बोल रखा था, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द लॉस के बारे में बोल रखा है कि लॉस को लेस करना है, जो भी हमारा इकट्ठा किया हुआ लॉस होगा हमारे बैलेंस शीट के अंदर। साथ में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसको लेस कर देना, और इंटेंजिबल जो एसेट होगी उसको लेस कर देना है। मतलब उनको लेस करने के बाद हमारे पास ए जो होगा वो आ जाएगा। यानी कि इसमें से अगर मैं बात करूं तो उसमें से क्या क्या लेस होगा, अगर मैं बात करूं लेस क्या क्या होने वाला है। नंबर 1, एक्यूमुलेटेड कहते हैं क्या होगा, लॉस। एक्यूमुलेटेड जो लॉस दे रखा अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो कि 300 करोड़ रुपीस का दे रखा है वो अपने को लेस कर देना है। साथ में इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो कितने की है, वो हमारे पास रहने वाली है 100 करोड़ रुपीस की। तो वो अब हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास पॉइंट नंबर ए जो था वो हमारे पास कैलकुलेशन हो गया। ए कितना आ गया, इसमें लेस करेंगे 400 करोड़ रुपीस आपका आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास ए आ गया। अब आता है इसमें से हमको क्या करना है, लेस करना है। देखिए अब दोबारा ये डेफिनेशन के अंदर इसने बोला कि फर्दर रिड्यूस किया जाएगा अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी सब्सिडरी कंपनी के अंदर या सेम ग्रुप कंपनी के अंदर या एनबीएफसी के अंदर, उसको हमको लेस कर देना है। आइए क्वेश्चन में देखिए क्या कुछ ऐसा कर रखा है। यहां तक का तो जिक्र हमारा हो गया, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कर लिया। ठीक है, इक्विटी शेयर से लेके यहां तक हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी कंपनी बिल्कुल किया हुआ, कितना 150 करोड़ रुपीस का। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन द अदर ग्रुप कंपनी जो कर रखा है वो कर रखा है 50 रुपीज का, और एनबीएफसी में कर रखा है यानी कि 75 करोड़ रुपीज का। ये तीनों ही क्या होगा, लेस हो जाएंगे बी पॉइंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करने वाले हैं क्या, सबसे पहले हम लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। कितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है सब्सिडरी के अंदर, 150 करोड़ रुपीस।
150 करोड़। नेक्स्ट वन क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी भी हमने किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी। जो ग्रुप कंपनी का मतलब सिस्टर कंसर्न हो सकता है या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनीज, वो आपके हो सकते हैं, जो कि 50 करोड़ रुपीस का आपको दे रखा है। ये देखिए 50 करोड़ दे रखा है अपने को ऊपर, अगर हम ऊपर देखें तो ठीक है। 150 करोड़ रुपीस का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दे रखा है। अदर ग्रुप कंपनी के अंदर 50 का आपको दे रखा है, और साथ साथ एनबीएफसी के अंदर कितना 75 करोड़ रुपीस आपको दे रखा है। तो इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी कितना 75 करोड़ रुपीस आपका आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट वन क्या बोलता है, अब उसने बोला कि देखिए अब आइए, इसने क्या बोल रखा है, एक्विजिशन इन द डिबेंचर। देखिए डिबेंचर आपको दे रखा है, डेप्थ ले रखा है इन सब्सिडरी कंपनी के अंदर कितना 30 करोड़ रुपीस का। अब इसके अंदर आपको दिया कि 30 करोड़ रुपीस का आपको किया हुआ है, लेकिन आप कितना कर सकते हो, आपने पढ़ा था ऊपर डेफिनेशन के अंदर कि जो आप चाहे डिबेंचर हो या फिर बॉन्ड, या तो डिबेंचर होंगे या बॉन्ड होंगे या आउटस्टैंडिंग लोन होंगे या एडवांस होंगे, ये मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 10% कर सकते हो ए का। जो हमने ए देखा उसका हम क्या कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। देखिए ये दे रखा कि एक्सीड कितना, बेसिकली 10% ऑफ द ए अबव जो होगा इतना ही आप कर सकते हो, वो भी बुक वैल्यू का। तो आइए ए हमने कैलकुलेट किया था, ए हमारा कितना आया था, यहाँ पर ए आया था 400 करोड़। तो यानी कि इसका अगर हम बात करें तो 400 करोड़ का 10% यानी कि 40 करोड़ तक मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिएगा कितना किया हुआ है, वहां पर हमने कर रखा है 30 करोड़ रुपीज का कर रखा है। यानी कि क्या हुआ कि हम कितना 30 करोड़ और 40 करोड़ विच एवर इज लोअर, लोअर आ जाएगा। तो यानी कि 30 करोड़ जो होगा 30 करोड़ का 30 करोड़ हमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, एक्विजिशन डिवेंचर लेस कर देंगे, एक्विजिशन इन डिवेंचर जो होगा वो कितना, बेसिकली ये किस पे रहेगा, हमेशा याद रखना बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर लेना अपने को हमेशा। तो कितना होगा यहाँ पर 30 जो करोड़ एक्चुअल में जो पेमेंट है वो आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, जो भी रिमेन बचता है, रिमेन जो भी बचेगा, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी दैट इज 95 करोड़ रुपीज। इसको सोल्व करने के बाद 95 करोड़ रुपीज। तो यानी कि इस कंपनी की जो नेट ऑन फंड कितनी है, 95 करोड़ रुपीज की आ जाएगी। यानी कि जो अगर मान लीजिए इसको एनबीएफसी पे कन्वर्ट करना है या ओपन करना है तो आपको 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, जबकि यहाँ पर कितना 95 करोड़ रुपीज है। यानी कि ये ओके है, ठीक है, ये एनबीएफसी की फॉर्म में काम कर सकती है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि हमको कैलकुलेशन करनी होती है कि अगर एग्जाम में भी आ जाए, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को लिया, पेड अप शेयर कैपिटल ले लिया, फ्री रिजर्व ले लिया, उसके बाद हमने 3 चीजें लेस करते हैं, एक तो एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, या डेफर्ड रेवेन्यू जो होगा हमको लेस करना है। अब कहते हैं कि ए जो होगा हमारे पास, यहाँ से ए की ए हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट नंबर ए आ जाएगा 400 करोड़ का। उसमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो होगा वो लेस हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज के अंदर या एनबीएफसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आ जाएगा। साथ ही हमको अगर मान लीजिए आपने डिवेंचर वगैरह बॉन्ड या फिर आउटस्टैंडिंग लोन या एडवांसेस ले रखे होंगे, वो जो एक्विजिशन कर रखा वो आप कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 10% ऑफ ए जो होगा उतना ही आप कर सकते हो। जबकि हमारे जो क्वेश्चन में था जो कि मिनिमम ही अमाउंट थी, यानी कि 30 करोड़ थी, उससे लोअर ही था, तो इसलिए हम उसको लेस कर दिया। जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, नेट ऑन फंड हमारा आ जाएगा। तो इसी बेस पर क्या होगा, हम देखेंगे कि क्या उस कंपनी ने उस जो प्रोविजन है हमारा एनबीएफसी का आरबीआई के थ्रू जो बनाया गया है उसका कंप्लाई किया या नहीं किया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो उस चीज को सोल्व कर सकते हैं। ये पूरा एक फुल फ्लेज एक क्वेश्चन था, ये आपको 8 मार्क्स का एग्जाम के अंदर मिल सकता है नेट ऑन फंड के बारे में, जिसके अंदर हमको ये डेफिनेशन जो रहेगी हमको समझनी पड़ेगी और लर्न भी करनी पड़ेगी सेक्शन 45 IA के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।